पोटेंशियोमीटर में जो बेसिक बातें हुई थी लास्ट लेक्चर में, उसमें मेन तो यही था कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं उसको। आइडियल वोल्टमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसे मेजरमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जब नल डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन होती है गैल्वेनोमीटर में, तो कोई भी करंट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ट्रांसमिट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो एक्सटर्नल सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, जिसकी वजह से ये आइडियल वोल्टमीटर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, मेजर करने में सीधे सीधे हम लोग ये बोलते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियोमीटर के हिसाब से, और ए डैश और सी डैश के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नीचे जो भी सर्किट लगाया होगा उसके हिसाब से, उन दोनों को हमें इक्वल कर देना है, दैट्स इट। तो इसमें हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देखा था, मेजरमेंट और कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू डिफरेंट बैटरीज। तो उसमें एक बार एक बैटरी को लगाएंगे तो L1 पे आया, एक बार दूसरी बैटरी को लगा रहे हैं तो L2 पे आया है, तो सिमिलर इक्वेशन बन जाती है। डिवाइड करेंगे तो के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अगर गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट जीरो है तो यही सेम ब्रांच है, तो इसका मतलब बैटरी से भी कोई करंट नहीं है, जिसकी वजह से हम ए डैश माइनस सी डैश को E1 के बराबर लिख रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें आगे, सेकेंड एप्लीकेशन, and second application is measurement or comparison of resistances। रेजिस्टेंस मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं, या दो डिफरेंट रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, उनका रेशियो फाइंड करना है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखना इसका सर्किट तो एग्जैक्टली सेम है, तो इसी सर्किट को कॉपी कर लेता हूं मैं। अब इसमें यहाँ पे बैटरी नहीं है, कहने का मतलब पोटेंशियोमीटर वाली जो ब्रांच है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R1 R2 को हमें कंपेयर करना है, और R1 R2 को कंपेयर करने के लिए हमने इन R1 R2 को कोई भी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उस बैटरी का ईएमएफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उस बैटरी के ईएमएफ की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी ईएमएफ हो सकता है। और नीचे जो सर्किट हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से देख लो। ए डैश को हम कौन से पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, और सी डैश को हमने यहाँ एक स्विच लगाया हुआ है, और वो स्विच हम 1 और 2 पे शिफ्ट कर सकते हैं। सर्किट पहले देख लो ध्यान से। ए डैश सी डैश से ऊपर वाला पार्ट एकदम कॉमन है, ये तो पोटेंशियोमीटर ही हो गया, और नीचे मैंने कहा ना कि नीचे कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो नीचे जो सर्किट जोड़ रहे हैं वो ये सर्किट है। ठीक है, अब एक बार हमें पॉइंट 1 पे कनेक्ट करना होगा, एक बार पॉइंट 2 पे कनेक्ट करना होगा, इसलिए उसको डिफरेंट टाइप से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो पहले बोल सकते हैं कि व्हेन स्विच इज connected when switch is connected to position 1, ठीक है, and null point is obtained। ठीक है, मतलब हम नल पॉइंट ढूंढ ले रहे हैं कि वो कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है। तो लेट से जब हमने 1 पे कनेक्ट किया है तो नल पॉइंट L1 डिस्टेंस पे आ रहा है, A और J के बीच का डिस्टेंस। अब देखो नल पॉइंट आने का मतलब ये देखना ध्यान से, इस ब्रांच में करंट नहीं है,
समझना ध्यान से, इस ब्रांच में करंट नहीं है तो इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगा। अगेन सेम रीजन कि करंट एक साइड से सिर्फ जाएगा तो है नहीं, वापस आने का रास्ता नहीं है तो जाने का भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि स्टेडी स्टेट में ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, अब ऐसे देखो, नीचे वाले सर्किट का जो करंट होगा, जो भी करंट होगा नीचे वाले सर्किट में, लेट से आई डैश करंट होगा, तो वो नीचे रहेगा, और ऊपर वाले सर्किट का जो आई करंट है वो ऊपर रहेगा। आई डैश नीचे घूमेगा इस पूरे ऑर्बिट में, इस पूरे सर्किट में, और आई ऊपर घूमेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर नल पॉइंट आ गया है तो जरा बताओगे कि वी ए डैश माइनस वी सी डैश को हमें इक्वल करना है वी ए माइनस वी जे के। ठीक है, तो वी ए डैश माइनस वी सी डैश नीचे वाले सर्किट के हिसाब से किसके इक्वल होगा, बताओगे? तो इसका मतलब ये है कि हमें ए डैश से चल के सी डैश तक पहुंचना है। तो अभी बताओ कि ए डैश से सी डैश पहुंचेंगे तो कौन पड़ रहा है बीच में, तो बीच में सिर्फ R1 पड़ रहा है, और इस R1 में तुम करंट का डायरेक्शन देखो तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधे सीधे आई डैश इंटू R1 एंड इट इज इक्वल टू के टाइम्स L1। क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन? Similarly, when switch is connected to position 2 and null point is obtained, अगेन तो मान लेते हैं कि सेकंड टाइम में नल पॉइंट L1 पे आएगा, तो फिर से ये इक्वेशन बनेगी, तो वी ए डैश माइनस वी सी डैश इक्वल टू वी ए माइनस वी जे। तो अब बताओ कि सेकंड टाइम वी ए डैश माइनस वी सी डैश किसके इक्वल होगा, सेकंड टाइम वी ए डैश माइनस वी सी डैश किसके इक्वल होगा? अब ये स्विच 2 पे कनेक्ट हो चुका है, डायग्राम बना रहने दो, स्विच को हमने 2 पे कनेक्ट कर दिया है, तो अब ए डैश माइनस सी डैश निकालना है, तो हमें यहां से चल के पहुंचना होगा सी पे। तो इस बार वी ए डैश माइनस वी सी डैश किसके इक्वल होगा बताओ? आई डैश R1 प्लस R2। इस बार बनेगा आई डैश R1 प्लस R2, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू K टाइम्स L2। बोलो, तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो वो जब तुम मेजर करोगे तो L2 डेफिनेटली L1 से बड़ा आएगा, तो R1 R2 में से अगर एक नोन है और एक अननोन है तो अननोन वाली वैल्यू निकल आएगी। देखो सीधा सा है। जो बेसिक पॉइंट है पोटेंशियोमीटर का, अगर वो क्लियर है तो फिर नीचे मैंने कहा ना कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है नीचे, सब एक ही जैसे प्रॉब्लम बनेंगे। फिर कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि ए डैश माइनस सी डैश हमें नीचे वाले सर्किट के हिसाब से निकालना होता है, उसको सॉल्व करके, और इसको के L1 या के L2 की इक्वल कर देना है बस। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, इज मेजरमेंट ऑफ internal resistance of a battery, measurement of internal resistance of a battery। ठीक है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगेन सर्किट इज सेम, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेम, और
नीचे हम लोग इसके साथ जिस बैटरी का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो सपोज ये ई डैश है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। और हमें इस प्रोसेस में एक नॉन रेजिस्टेंस की भी जरूरत होगी, तो हमने एक नॉन रेजिस्टेंस आर ये भी यहाँ जोड़ा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं एस। ये जो कैपिटल आर है ये नॉन होना चाहिए स्मॉल आर मेजर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस क्या करेंगे कि व्हेन स्विच इज ओपन एंड null point is obtained, switch is open and null point is obtained, तो VA dash minus VC dash, VA dash minus VC dash is equal to VA minus VJ, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा VA dash minus VC dash। अब देखो अगर ये स्विच ओपन है, समझना ध्यान से, और इस ब्रांच में करंट जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच में तो करंट जीरो है ही है, तो इस ब्रांच में भी करंट जीरो होगा, यानी बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा व्हेन स्विच इज ओपन, नीचे वाली जो बैटरी है। और अगर बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उस केस में VA डैश माइनस VC डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो उस केस में E डैश लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा K टाइम्स L1। मान लेते हैं कि L1 पे आ रहा है नल पॉइंट। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को क्लोज करेंगे एंड अगेन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। अब जरा ये बताओ कि नीचे वाले सर्किट में अगर हमने स्विच क्लोज कर दिया है तो स्विच क्लोज करने के बाद VA डैश माइनस VC डैश कितना होगा, ई डैश और स्मॉल आर और कैपिटल आर के टर्म्स में बता सकते हो डायरेक्ट, या मुझे सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान ये रखना कि इस ब्रांच में करंट जीरो है, इस ब्रांच में करंट जीरो है, तो जो इस बैटरी का करंट है वो नीचे घूम रहा है, जो इस बैटरी का करंट है वो ऊपर घूम रहा है। इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, नीचे वाला करंट नीचे, ऊपर वाला करंट ऊपर है। तो सिर्फ इतने सर्किट को दिमाग में रखो और बताओ VA डैश माइनस VC डैश क्या होगा इस सर्किट के हिसाब से। कैसे निकालोगे, देखो सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हो, अब तो लास्ट आ रहा है चैप्टर का तो सब पता, धीरे धीरे फास्ट करो कैलकुलेशन। जैसे ये ई डैश है तो ऐसे देखो कि ई डैश का जो ईएमएफ है या वोल्टेज है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर में डिवाइड हो रहा है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या सीरीज में है, तो सीरीज में वोल्टेज डिवीजन कैसे होगा, तो वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कैपिटल आर के अक्रॉस, कैपिटल आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, ई डैश में से कैपिटल आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो वो हो जाएगा सीधे सीधे ई डैश इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो एंड दिस इज इक्वल टू सपोज K टाइम्स L2। ये बताओ कैसे लिखा है, इसमें कोई डाउट किसी को। तुम सिंपल तरीके से भी नो कर सर। सकते हो, करंट निकालो, करंट के बाद उसको बोल दोगे E माइनस आई आर, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, वो भी यही आएगा निकल के सॉल्व करके। बस अब क्या करना है, डिवाइड कर दो, बस हो गया। फ्रॉम 1 and 2 डिवाइड करेंगे तो R प्लस आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यहाँ से अगर तुम स्मॉल आर निकालोगे तो आ जाएगा कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। देखो इस पे कई बार एक दो बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेईई मेन में आ चुका है, ठीक है ना। L1 L2 दिए होते हैं, कैपिटल आर पता होता है, स्मॉल आर पता करना है। ठीक है बताओ। यस सर।
एप्लीकेशन तो देखो इस टाइप से बहुत सारे बन सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि बेसिक बात अगर क्लियर है तो जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। एक पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं, नोट करके, और उसमें लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, पॉसिबल रीजंस इफ वी आर अनेबल टू लोकेट null point on AB। सपोज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग बार बार तो बोल ही रहे हैं कि नल पॉइंट ऑब्टेन, नल पॉइंट ऑब्टेन, एंड सपोज कि हमको कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ा डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ कि वो क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। क्यों भाई, बताओगे थोड़ा सोच के? मतलब हम जॉकी जे को, ये जो मूवेबल की है, इसको हम पूरे वायर पे हर जगह टच करके देख लिया, और हर जगह टच करके देखा और नल पॉइंट कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं जो हमको ठीक करने होंगे? क्यों भाई? देखो इसमें एक रीजन तो ये हो सकता है भाई, जब हम लोग लिखते हैं ना ये इक्वेशन, कौन सी, ये वाली इक्वेशन, वी ए डैश माइनस वी सी डैश इज इक्वल टू वी ए माइनस वी जे, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल है, और नीचे जो सर्किट कनेक्ट किया है उसमें भी पॉइंट ए डैश जो है वो हायर पोटेंशियल है। तो अगर मैं ये वाली जो बैटरी लगी हुई है और ये जो बैटरी लगी हुई है, इन दोनों का जो सेंस है, अगर पलट दूं मैं, मतलब एक का अपोजिट कर दूं, तो फिर हमको कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। लेट्स से जैसे हम ई डैश को अगर पलट देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सी डैश हायर पे हो जाएगा और ए डैश लोअर पे हो जाएगा। तो हम लोग इक्वल कर रहे हैं हायर माइनस लोअर, और इधर करेंगे लोअर माइनस हायर, तो फिर वो उस केस में कोई भी हमको पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंबर मैच ही नहीं करेंगे ना। क्लियर है ये बात? तो सबसे एक खास बात ये भी होती है, लिमिटेशंस कहो या प्रिकॉशंस कहो, हमें ये चेक करना होगा कि ये बैटरी और ये बैटरी, इन दोनों का सेंस जो है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें हम लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में, the higher potential points on both sides। both sides का मतलब है that is potentiometer circuit and external circuit bracket में which is connected, which is connected between A dash and C dash must be on the same side, or else we cannot say VA dash minus VC dash equal to VA minus VJ। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरा रीजन कोई? दूसरा कोई रीजन? दूसरा रीजन ये है
कि जो VA डैश माइनस VC डैश ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, VA dash minus VC dash of external circuit should be less than VA minus VB। ये उसका दूसरा रीजन है। मतलब कहने का हम बैलेंस कर रहे हैं ना, तो बैलेंस करने का मतलब है कि ये कम होगा और ये पूरा ज्यादा होगा, तभी तो इसके कुछ पार्ट में बैलेंस होगा। मान लो कि ऊपर ये जो वोल्टेज है ये सपोज 2 वोल्ट है और हम बैलेंस करने जा रहे हैं 4 वोल्ट, तो 2 वोल्ट से 4 वोल्ट कभी बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि उस वायर पे मैक्सिमम 2 वोल्ट है। ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में हमें इस बैटरी को बढ़ाना होगा या इस रेजिस्टेंस को कम करना होगा, कुछ भी करना होगा। एनी हाउ हमें VA माइनस VB को VA डैश माइनस VC डैश से ज्यादा ही रखना होगा। इक्वल रखेंगे तो 100 सेंटीमीटर या फुल लेंथ पे आएगा बैलेंसिंग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, VA dash minus VC dash of external circuit should be less than VA minus VB, as VA dash minus VC dash upon VA minus VB, this is simply equal to L1 upon LAB। ठीक है ना, क्योंकि उसी का वो फ्रैक्शन बनेगा ना। तो मेजर यही दो रीजन है जिनकी वजह से बैलेंसिंग पॉइंट हो सकता है ना मिले, तो इन्हीं दोनों पे फोकस करना होगा। बाकी इनसे रिलेटेड कैसे भी पॉइंट आ सकते हैं। भाई ये बोल सकता है क्वेश्चन में कि ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है, अगर ये रेजिस्टेंस बहुत हाई हुआ तो इस बैटरी का मेजर वोल्टेज इसी के अक्रॉस होगा, तो इस पे अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेन रीजन, डायरेक्ट रीजन यही दोनों है। ठीक है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चंस करके देखते हैं इसमें। सपोज ये बैटरी दी हुई है, ये बैटरी दी हुई है सपोज 10 वोल्ट। ठीक है, और ये जो रियोस्टैट है इसका रेजिस्टेंस 0 से लेके 10 ओम के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वायर AB का जो लेंथ है ये है सपोज 2 मीटर, और वायर AB का जो रेजिस्टेंस है इट इज सपोज 40 ओम। ठीक है, और हम इसमें कनेक्ट क्या करने वाले हैं, इधर एक स्विच लगा हुआ है। लेट्स से ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 1 वोल्ट है, ये 1 ओम है। देखो ध्यान से, तो हमें इसमें निकालना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ null point, distance of null point from A when A part में switch is open and B part में switch is closed। ठीक है, in each of the following cases, case 1 when rheostat is 0 ohm and case 2
व्हेन रियोस्टैट इज 10 ओम। देखो करो, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक बार हमें रियोस्टैट को 0 पे लेना है और एक बार रियोस्टैट को 10 ओम पे लेना है, तो दो पार्ट हैं। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले केस में अगर हम रियोस्टैट वाला रेजिस्टेंस 0 ओम ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर रियोस्टैट वाला रेजिस्टेंस 0 ओम है, ध्यान रखना जब भी नल पॉइंट आएगा तो नल पॉइंट आने का मतलब है इस ब्रांच में करंट 0 है। नल पॉइंट जब भी आएगा तो इस ब्रांच में करंट 0 है, इस ब्रांच में भी करंट 0 है। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाले सर्किट और नीचे वाले सर्किट का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर R की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि बैटरी 10 वोल्ट का सारा पोटेंशियल AB के अक्रॉस है। तो VA माइनस VB की वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगी। और अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा VA माइनस VB अपॉन लेंथ AB। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट 10/2 यानी कि 5 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ए पार्ट में अगर स्विच ओपन है तो देखो स्विच ओपन अगर होगा तो 4 वोल्ट वाली बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि नीचे स्विच ओपन है, ऊपर वाली करंट जाना नहीं है। तो उस केस में VA डैश माइनस VC डैश इक्वल टू VA माइनस VJ करेंगे तो VA डैश माइनस VC डैश का मतलब होगा केवल 4 वोल्ट आएगा। तो 4 वोल्ट इज इक्वल टू K टाइम्स L1 हो जाएगा। तो यहाँ से L1 की वैल्यू 0.8 मीटर निकाल ली सभी लोगों ने, कई लोगों ने। देन स्विच अगर क्लोज करते हैं, अब ध्यान से देखो स्विच क्लोज करने में क्या होगा। अब तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये दो बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पॉइंट ए और पॉइंट सी डैश इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। तो यहाँ से VA डैश माइनस VC डैश जो होगा उसको मैं लिख देता हूँ E इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी +4/2 एंड -1/1 एंड नीचे 1/2 +1/1। तो ये कितना बनेगा, ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3/2। तो क्या ये 4/3 आएगा, बोलो। और फिर हम इसको कर देंगे VA डैश माइनस VC डैश इज इक्वल टू 4/3 एंड दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स L2। तो यहाँ से तुम्हें L2 की वैल्यू मिल जाएगी 4/15 आ रहा है बी पार्ट। तो 1 कैसे निकाला है? 1 आंसर दिया कुछ लोगों ने। बोलो इसका बी पार्ट बताओ। सर 2/3 वोल्ट होगा, 4/3। यस सर। अच्छा मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ की है। 2 अपॉन, अच्छा 1 आएगा, सॉरी। ठीक ठीक है, तो ये 2/3 होगा। ठीक ठीक ठीक, 2/3 करेंगे तो ये 2/15 मीटर हो जाएगा। अब ठीक है। यस सर। पार्ट में अगर हम रियोस्टैट को 10 ओम ले लेंगे तो देखो रियोस्टैट 10 ओम लेने में पूरा पोटेंशियोमीटर चेंज हो गया, समझ लो। तो अगर ये 10 ओम हो गया और ये 40 ओम है तो तुम्हें इस 10 वोल्ट को डिवाइड करना होगा 40:10 में। तो इसका मतलब है कि AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। तो इस बार तुम VA माइनस VB निकालोगे अगर, तो ये हो जाएगा 10 × 40/50। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8 वोल्ट्स। तो यहाँ से K की नई वैल्यू मिलेगी और वो हो जाएगी 8/2 यानी कि 4 वोल्ट्स पर मीटर। और बाकी फिर वैसे ही है। ए पार्ट में S ओपन है अगर, तो S ओपन में लिखेंगे 4V इज इक्वल टू 4L1। अच्छा इसका आंसर 1 था, ठीक है, L1 1 हो जाएगा। और S अगर क्लोज्ड है तो ये 2/3 है, तो 2/3 इज इक्वल टू 4L2। तो यहाँ से L2 की वैल्यू
1/6 मीटर। तो 2 आंसर ये हो गए और 2 आंसर ये हो गए। देखो देखो क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Accumulator of EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected across uniform wire of length 10 meter and 30 ohm। तो इसका मतलब है कि इससे वो वोल्ट मीटर सॉरी वो पोटेंशियोमीटर बनाया गया है। तो कॉपी कर लेते हैं। ये 2 वोल्ट है और निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है। और ये जो वायर है इसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम। फिर कह रहा है द एप्रोप्रिएट टर्मिनल्स ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये 1.5 और 1 ohm connected to one end of the wire and the other is connected through a sensitive galvanometer and to the slider on a wire। ठीक है। तो what the length of the wire will require to produce zero। पहला वाला तो डिफॉल्ट केस हो गया। तो देखो VA माइनस VB की वैल्यू की वैल्यू 2 वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें तो हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन 10। तो ये 0.2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो VA डैश माइनस VC डैश इक्वल टू VA माइनस VJ अगर करें तो VA डैश माइनस VC डैश की वैल्यू 1.5 होगी और ये हो जाएगा K टाइम्स L1। तो यहाँ से L1 की वैल्यू 7.5 मीटर। फर्स्ट आंसर आ रहा है, कर लिया होगा सभी ने वैसे। फिर इसके बाद कह रहा है ए पार्ट में हाउ विल द बैलेंसिंग चेंज व्हेन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज प्लेस्ड इन सीरीज विद एक्यूमुलेटर। मतलब 2 वोल्ट के साथ अगर हम 5 ओम लगाते हैं तो देखो 2 वोल्ट के साथ when 5 ohm is put with 2 वोल्ट बैटरी। तो देखो 2 वोल्ट के साथ रखने से क्या होगा कि VA माइनस VB चेंज हो जाएगा। तो VA माइनस VB की नई वैल्यू हो जाएगी। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 5। देखो तो ये कितना आएगा निकल के 60 अपॉन 35। ये हो जाएगा 12/7 वोल्ट्स। तो इससे K की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 12/7 इंटू 10। तो देख लो इसको क्या बनेगा, ये आ जाएगा 6/35 वोल्ट पर मीटर। तो फिर से VA डैश माइनस VC डैश की वैल्यू VA माइनस VJ के इक्वल करेंगे तो ये 1.5 ही रहेगा।
इक्वल टू के टाइम्स L1। तो यहाँ से देखो L1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ये 8.75 आ रही है। अच्छा 8.75 नेक्स्ट पार्ट का आंसर बता रहे थे। फिर बी पार्ट में कह रहा है कि 1.5 वोल्ट इज शंटेड विद 5 ओम रेजिस्टेंस। तो इफ 1.5 वोल्ट इज shunted with 5 ओम रेजिस्टेंस, तो देखो उस केस में क्या होगा, के चेंज नहीं होगा लेकिन VA डैश माइनस VC डैश चेंज हो जाएगा। तो एक काम करो, नया वाला VA डैश माइनस VC डैश निकाल लो। तो 1.5 का जो वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दो 1 और 5 में, तो 5 के अक्रॉस कितना आएगा, तो 1.5 इंटू 5 अपॉन 6 हो जाएगा। तो देख लो क्या बनेगा, ये आएगा 1.25 और 1.25 को हम लोग एक बार हम पुराना वाला यूज करेंगे, L2 करेंगे, तो L2 की वैल्यू देखो क्या आएगी 0.2, यानी कि ये आएगी 6.25 मीटर। ठीक है, कर लिया था कई लोगों ने। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बताओ। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है, पोटेंशियोमीटर सर्किट में एक तो बैटरी हो गई एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है रो एल अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, और इसके दोनों टर्मिनल हमने दो अलग अलग वायर से कनेक्ट किए हुए हैं। एक वायर का क्रॉस सेक्शन और लेंथ 2L है, which is the longer wire connected at point A. Cross section is 2A and the other wire length L है और क्रॉस सेक्शन A है। तो लेट से ये मिड पॉइंट का कोई नाम है, नहीं है तो पॉइंट C बोल देते हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर हम लोग RAC निकालें, ये हो जाएगा रो L अपॉन A का मतलब होगा पाई इंटू 2A का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो क्या ये रो L अपॉन 2 पाई A स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू भी स्मॉल r के इक्वल हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम RCB निकालें, ये हो जाएगा रो L अपॉन पाई A स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू r के टर्म में लिखें तो 2r हो जाएगी। ठीक है, यानी ये पूरा रेजिस्टेंस हो गया 3r। अब अगर पूरा रेजिस्टेंस 3r है तो इसका मतलब है कि E में से 3/4 इसके अक्रॉस होगा। ये पूरा वोल्टेज 3E/4 हो गया। और अब 3/4 को भी अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो दोनों का रेजिस्टेंस 1:2 के रेशियो में है, तो ये वोल्टेज भी 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। इधर E/4 आएगा और इधर E/2 आएगा। ये तो बात हो गई सिर्फ पोटेंशियोमीटर की।
ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। अब कह रहा है द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी बैलेंस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब होता है कि वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 3E/4 है। फिर सेकेंड पॉइंट में द बैलेंसिंग लेंथ मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ए ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट ऑफ सेल ऑफ EMF E/2। तो देखो अगर हम लोग वी ए डैश माइनस वी सी डैश को E/2 बोल रहे हैं, तो अगर E/2 को बैलेंस करेंगे ध्यान से देखो, तो E/2 को हमें लिखना पड़ेगा E/4 एंड प्लस E/4। तो ये जो पहला वाला E/4 है ये A से लेके C तक की लेंथ हो जाएगी, और वो जो दूसरा वाला E/4 है, अब क्योंकि दूसरा वाला E/2 है तो E/4 उसका आधा बनेगा, यानी वो BC लेंथ बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बैलेंसिंग लेंथ बन जाएगी, इधर से देखेंगे तो 2L एंड प्लस L/2, तो ये सीधे सीधे 5L/2 हो जाएगी। और थर्ड पार्ट में कह रहा है if the positive terminal of a cell of EMF E/2 and internal resistance R is connected to point A and other is joined to the junctions of the two wire, then find the current through this cell। अब देखो ये जो क्वेश्चन पार्ट 3 है, पार्ट 3 का पोटेंशियोमीटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब बैलेंसिंग लेंथ की बात करेगा। गैल्वेनोमीटर वाला जो ब्रांच है उसमें करंट जीरो होगा। यहाँ पे तो उसने सीधे सीधे ये बोला है कि हमने ए और सी के बीच में एक दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया है, उस सेल से करंट कितना होगा। तो फिर तुम्हें थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट सिंपली ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन है, डीसी सर्किट, इसमें एक बैटरी है, ये स्मॉल आर है, ठीक है, इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर एक रेजिस्टेंस है, ये है। तो ये वाला रेजिस्टेंस आर है और ये वाला रेजिस्टेंस 2R है, और इस बैटरी को जो हमने कनेक्ट किया हुआ है वो बैटरी का ईएमएफ है E/2 और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है R। तो हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है, बेसिकली इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? शॉर्टेस्ट तरीका क्या बनेगा? तो शॉर्टेस्ट तरीका के लिए क्या करो, पॉइंट ए और पॉइंट सी, इसके बीच में भी एक बैटरी लगा दो 0 वोल्ट की, और एक काम करो वी ए माइनस वी सी निकालो। तो वी ए माइनस वी सी कितना आएगा? तो पैरेलल में बैटरी कॉम्बिनेशन लिखना है तो ये बनेगा E/R प्लस 3R प्लस 0/R एंड प्लस E/2R, इनफैक्ट E/2/R, और ये अपॉन में 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/R, और इसको हम लोग लिख देंगे इक्वल टू, डिस्चार्ज मान रहे हैं तो इसको लिख देंगे E/2 प्लस IR। तो यहाँ से सॉल्व करके आई निकाल दो, देखो क्या आता है। थर्ड पार्ट का पोटेंशियोमीटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब क्या होगा कि पोटेंशियोमीटर वाला करंट नीचे भी आएगा, नीचे का करंट ऊपर भी जाएगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा आपस में। ये जो वी ए माइनस वी सी आया है इसी को हम लोग E/2 प्लस IR, सॉरी E/2 माइनस IR करना चाहिए, ये करेक्शन करो यहाँ पे E/2 माइनस IR, डिस्चार्जिंग ले रहे हैं ना, तो I की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। I की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो चार्ज हो रही है। ठीक है, कितना आता है? E/7R। E बाई प्लस में ही आ रही है, माइनस में तो नहीं है।
ठीक है, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, करंट में इतना ही है। फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट सन से करेंगे स्टार्ट।